Hi viewers, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें ज्वाइन किया है शायला जी ने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं शायला जी. इंडिया से हमें ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच रिबाहा. आप जब भी बुलाते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके शो पे आके हमेशा अच्छा लगता है. थैंक यू. सर आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. आपके शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप दोनों लोग से बात करके बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी शोज हम लगातार करते रहेंगे और अच्छी बातें और पॉजिटिविटी अपने वतनों के बीच में फैलाएंगे और लोगों को करीब लाएंगे. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर मी. व्यूवर्स, आप सर अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें. सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. तो प्रोग्राम के टॉपिक की जाने पड़ते हैं. अभिषेक सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान गए हुए हैं G7 समिट अटेंड करने के लिए. आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया तो G7 का पार्ट ही नहीं है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट क्यों किया गया? आप इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि G7 में इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं. 2003 में से शुरू हुआ ये. पहले अटल बिहारी जी को किया था, फिर शायद 2019 से मोदी जी को फिर लगातार बुला रहे हैं. देखिए, G7 जो था ना वो एक यूरो G7, ये देखिए इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में जैसे आपका गवर्नेंस होता है ना कि भाई आपके यहाँ गवर्नेंस के लिए एक प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री कैबिनेट है, ये वो है. उसी तरीके से एक इंटरनेशनल गवर्नेंस होता है कि भाई दुनिया कैसे गवर्न होगी. तो G7 देश ना शुरू में बनाए गए थे. ये उन देशों का समूह था जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज हुआ करती थी, जो दुनिया का वेल्थ रिप्रेजेंट करती थी. अब ये रियलिटी हट चुकी है. आपको जैसा पता है कि इंडिया अभी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है. तो यदि G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो आप G7 में इंडिया नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? आप समझ रही हैं? तो जो रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं. तो गवर्नेंस में यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता. क्योंकि इसलिए नहीं कि इंडिया कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इसलिए कि इंडिया एक रियलिटी में ग्रोइंग पावर है. आज ये प्रोजेक्टेड है कि बाय 2040 इंडिया जो है, या 2050 तक इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगा. पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया. या ये होगा पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंडिया. इंडिया करीब करीब 12-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुका होगा. इंडिया आज की डेट में भी 4 के आसपास का ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है. यदि ये 6 साल में भी डबल कर जाते हैं तो ये आने वाले, आज 2023 में, 2030 तक ये 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी. फिर उतना ही डबल अगर आप कर लें तो 2030 तक ये 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी. ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये कि जब जो इतनी बड़ी मईशियत यानी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से कैसे दूर कर सकते हैं? इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते. बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना? इसलिए मोदी जी को वो बुला रहे हैं क्योंकि वो इंडिया की रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. प्लस मोदी जी का स्टेचर ऐसा है. मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है. दुनिया उनको नेता मानती है. भाई, दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है. उनके पास ऑलवेज, आप जैसे आज देखें जेलेंस्की के पास, जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, यूक्रेन को भी बुलाया G7 में, तो मोदी जी वहां बैठे. उन्होंने उनसे कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा मोदी जी ने कि देखिए, हम जो है इसको कोई, ये जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, इसको हम पॉलिटिकल नजर से नहीं देखते. ये हमारे लिए मानवीय मुद्दा है. देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि नेशनलिज्म से ऊपर हो गए, रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर हो गए, क्योंकि मानवीय यानी कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है. तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम इसको मानवीय देखते हैं. इसलिए उन्होंने कहा, आप उनके स्टेटमेंट को गौर कीजिए. उन्होंने कहा भारत हर संभव प्रयास करेगा, और उन्होंने कहा मैं निजी तौर पे हर संभव प्रयास करूंगा. इट्स अ बिग रीअश्योरेंस टू द वर्ल्ड. क्योंकि रशिया और वेस्ट में इतना डिस्ट्रस्ट है कि रशियंस यूएस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यूएस रशियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता. और मोदी जी पे दोनों का इतना अटूट ट्रस्ट है कि आज आप देखें, जब बाइडेन, मोदी जी बैठ गए थे, बाइडेन पीछे से आए और मोदी जी को उन्होंने कहा कि भाई कैसे हो मोदी जी, तो मोदी जी ने उनको बकायदा गले लगाया. ये पिक्चर चल रही है. दैट शोज मोदी इज ग्रोइंग जेस्चर.
तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे समय पे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्म में एक वर्ल्ड लीडर मिला है, एक विजनरी मिला है, जो इंसानियत को देखता है, धर्म, जात, पात, नेशनल नहीं देखता। ये एक रीजन है कि G7 में इंडिया को की भागीदारी हो रही है, क्योंकि G7 आज की डेट में बिना इंडिया के हो ही नहीं सकता। बिकॉज कि पांचवी बड़ी इकोनॉमी G7 में नहीं हो, कैसे होगा? क्योंकि G7 की बेसिस ही इकोनॉमिक साइज हुआ करता था। तो इंडिया को कैसे आप इग्नोर कर देंगे? बिकॉज G7 में आज ऑटोमेटिकली 5 नंबर पे तो इंडिया हो जाता है, इसलिए वो उसको बुला रहे हैं। अब G20 ज्यादा इफेक्टिव है, G7 एक तरीके से नाम की बॉडी रह गई है। जो रियल जो पावर ग्रुप में है किसी में, तो वो G20 में शिफ्ट हो चुकी है। थैंक यू। शैला जी, ये बताइएगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट में इनवाइट किया गया, जबकि इंडिया जो है इसका मेंबर भी नहीं था, और आप क्या कहेंगी इस बारे में? आपकी क्या राय है? क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को? क्या कहेंगी? रिबा, मैं अभिषेक सर की बातों से एग्री करूंगी कि ज़रूरी हो गया है कि अगर एक इकोनॉमी 5th पे है और वो G7 में कैसे नहीं हो सकती। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो उसको शामिल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो वहाँ पर होस्ट हैं बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के साथ लेन-देन उनका जारी हुआ है। तो इस वजह से भी वो मेहमान भी हैं और इसके साथ-साथ मैं कहूँगी वो पार्ट भी हैं। लेकिन अगर वो ऐड नहीं हुए, और अभिषेक सर की बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के बगैर आजकल दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। इंडिया हर चीज़ में जो है ना उसका एक अहम किरदार है, और वजह यही है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अभी इस्लामिक कंट्रीज़ के, ईरान के साथ देखिए इंडिया के कैसे ताल्लुकात हो रहे हैं, इजिप्ट के साथ कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इंडिया और ईरान और मिस्र के कभी ताल्लुकात करीब होंगे, क्योंकि हमने तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिया से इस्लामिक कंट्रीज़ को बहुत दूर ले आए थे। एक बहुत बड़ा स्पेस हमने क्रिएट कर दिया था कश्मीर के मुद्दे को लेके। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप देखें कि इंडिया के दौरे कितने ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में हो रहे हैं। सऊदी अरब में देख लें, सिर्फ हमारी फोर्सेस थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब की सरज़मीन पे भारतीय फ़ौजियों ने पाँव रखा है। और अंदर की बात तो ये भी हो रही है कि जो सऊदी अरब है, हो सकता है आने वाले सालों में वो जो पाकिस्तान से सर्विसेज़ लेते हैं, वो इंडियन फोर्सेस से सर्विसेज़ लें। अभी आप देख लें, सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर मामले में साथ दिया। हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा सऊदी अरब करते रहते हैं, क्योंकि हमारा उनके बगैर गुज़ारा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस दफ़ा जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा कि आप G20 समिट में ना जाएँ, तो उन्होंने शट अप कॉल दे दी और वो गए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है ये देखनी पड़ती है, और ये इंडिया में जितना चेंज आ रहा है इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया, स्पेशली हम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी ओल्ड हो चुकी है। उसके अंदर हर चीज़ को अपडेट, जैसे हम मोबाइल में कुछ चीज़ यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, अपडेट होता है ना ऑटोमेटिकली। इस तरह हर चीज़ को अपडेट होना है, ये एक नेचर का कानून है। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ थी जो पहले ज़माने में थी, लेकिन वो आज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली नेचर ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इंडिया ने भी अपनी सियासत बदली। पहले इंडिया भी काफ़ी टाइम पाकिस्तान के पीछे रहा, एक दिन उनको ये रियलाइज़ हो गया कि इस मुल्क के पीछे जाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए। लेकिन वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन आज हम वही उसी चीज़ पे स्टक हैं। हम ये देखते हैं इंडिया में ये हो गया, वो हो गया। हम ये नहीं देखते कि भाई बाकी सारी कंट्री सिर्फ अपने लिए खेल रही हैं, और हम अपना छोड़ के बाकियों के लिए खेल रहे हैं। और जिनकी हमने लड़ाइयाँ करवाई थी उन्होंने आपस में सुलह कर लिया बिना हमें बताए। तो जो जूते पड़े हैं बाहर से हमें, आप सोच नहीं सकती हैं क्या हालात है। मतलब बताते हुए भी शर्म आती है कि हमने जो है बाहर किस तरह से अपनी एक पोजीशन बना ली है। और हमारे मुल्क तो एक ऐसा एक मैं कहूँगी ट्रैफिक लाइट्स वाला हिसाब हो गया है, रेड लाइट और येलो लाइट और ग्रीन लाइट वाला, कि चाइना भी आके हमें मशवरे दे रहा होता है मुल्क सुधार लो, अमेरिका भी हमें मशवरे दे रहा है मुल्क सुधार लो, कनाडा भी दे रहा है मुल्क सुधार, और जो इधर के लोग हैं उनको होश नहीं है। तो खैर अभी बहुत हम पीछे हैं। मुल्क नहीं हो गया, ट्रैफिक लाइट ही हो गई जो हर हाँ कोई बिल्कुल। डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। हाँ ऐसे तो ही। शायद एक बात तो यहाँ पर समझ आ जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से उनको हर महफिल में बहुत ज्यादा सहराया जाता है और बहुत ज्यादा उनको वैल्यू दी जाती है। अभिषेक सर, 2000 का नोट बंद कर दिया गया इंडिया में, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 2000 का नोट क्यों आकर बंद किया? इसका क्या इन्फ्लुएंस इंडिया की इकोनॉमी में पड़ेगा, और क्या रीजन थी जो ये 2000 बंद करना पड़ा?
अच्छा क्वेश्चन है। 2000 का नोट बंद किया मतलब उसको रीमोनेटाइज किया है, आप जाके चेंज करा लें छोटे करेंसी में, छोटे बिल्स में आपको मिल जाएगा, सितंबर तक है। देखिए ऐसा है ना कि ये अच्छी चीज है। ये जो होल्डर्स है ना, ये जिन्होंने 2000 के नोट्स को होल्ड करके और फिर से ये फेक करेंसी और इस पे आने लगे थे, क्योंकि जब मोदी जी ने ये किया था रीमोनेटाइजेशन, जो पिछली बार किया था 2019 में, तो उसमें ना मोदी जी की बहुत, कई लोग जो तारीफ भी किए थे कि एक डिमोनेटाइजेशन अच्छा कदम है, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि आपने 2000 रुपए का इतना बड़ा बिल क्यों लेके आए। क्योंकि ना कोई अगर मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग करता है और उसको अगर 100-50 के नोट इकट्ठे करने हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उतना बड़ा नोट का जखीरा कलेक्ट करने में। तो इसलिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई जो काम 500 का यानी कि 500 के 4 नोट चाहिए 2000 करने के लिए, अब आप एक नोट से काम चला सकते हैं। ये वाला नोट इन्होंने इसलिए बंद किया, जो मुझे लगता है कि एक तरीके से रीस ये सेटल नहीं होना चाहते, जो होने देना चाहते, जो कि इस तरीके के शैडो इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं या फेक करेंसी के उसको क्रिएट करते हैं। प्लस जितनी तेजी से इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ गया है, जितनी तेजी से करेंसी में जो एक्सचेंज हो रहा है, वो आज आपको पता होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया चाइना से भी बहुत कदम आगे है। और जब ये डिजिटलाइजेशन और पेमेंट शुरू हुई थी, इंडिया में लोग मजाक उड़ाते थे कि आप ये नोटबंदी कर दिए और ये सोच रहे हो कि हम डिजिटल पेमेंट से इंडिया को चला देंगे। आज आप वाकई विश्वास नहीं करेंगी, मैं जानता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कई बार ना गांव ये गाय वाले पे आ जाते हैं, गाय के नाम पे पैसा लेने के लिए, तो गाय लेके आते हैं, उनके ना यहाँ पे वो लगा रहता है, क्या नाम है, क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए, गाय वाले को पैसा मिल जाएगा। और क्या बात छोड़िए, है। वो जो आते हैं हमारे यहाँ पे ना, वो हरे रंग का चादर लेकर के और बोलते हैं कि वो दे दीजिए, चंदा दे दीजिए, कोई मस्जिद बनाना है, कोई वो बनाना है। हमारे यहाँ हर जगह उनको हिंदू मुसलमान सब देते हैं, तो वो भी क्यूआर कोड लेके चल रहे हैं। तो ये एक चेंज है। देखिए इसको आप ना क्यूआर कोड को मजाक मत समझिए। जानती है, एक इंसान को साक्षर बनाने में, डिजिटल मतलब लिटरेट बनाने में, यानी कि वो क ख ग घ पढ़ ले या अलिफ बे ते से पढ़ ले, अलिफ बे ते से लिख ले और काउंट कर ले, कम से कम 4-5 साल लगते हैं। और डिजिटल जो लिटरेसी है, ये एकदम वैसी ही लिटरेसी है जैसे कि आपको क ख ग घ या अलिफ बे ते से या एबीसीडी वाली लिटरेसी के लिए जो स्किल चाहिए। ये खास बात ये है कि अगर आप इलिटरेट भी हैं, आप अगर एबीसीडी भी नहीं जानते, ये बटन ऑपरेट करके ये लोग ये कर ले रहे हैं कि पेमेंट इधर उधर कर ले रहे हैं। दिस इज एज गुड एज योर ये वाली लिटरेसी है जिसको कि आप एबीसीडी या दूसरी लिटरेसी कहते हैं। आज की डेट में आपका लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी से गवर्न होता है, न कि इस टाइप की लिटरेसी से। क्योंकि आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है रिभा जी, जब आप अपने, या शैला जी, जब आप लोग अपने यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही होंगी, तो आपने जो प्रोजेक्ट स्कूल अपने कॉलेजेस में जमा किए होंगे, वो सारे के सारे टाइप्ड होते होंगे, कंप्यूटर पे प्रिंटेड, हाथ से जी लिखे हुए बिल्कुल। प्रोजेक्ट आपने नहीं किए होंगे। नहीं तो होता आज जी। में डिजिटल लिटरेसी ही आगे बढ़ रही है। आपको लिखने ना आता हो मगर आपको टाइप करने आना आना चाहिए। तो इंडिया में इतनी तेजी से डिजिटल लिटरेसी बढ़ी, इतनी तेजी से कि जो अनपढ़ भी हैं वो भी डिजिटली अपना ट्रांजैक्शन, पैसा इधर उधर कर लेते हैं। भाई इतना आसान बना दिया है। मतलब मैं बता रहा हूँ, जब मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं वॉलेट लेके ही नहीं चलता, आदत ही नहीं है। मैं जब यूरोप आया था 2021 में, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी शुरू में यूरोप में एडजस्ट होने में, क्योंकि जर्मनी में आज भी हमेशा करेंसी पे उनका पता नहीं पैसों से, उनका कागज से क्या प्यार है, वो करेंसी में ही ट्रांजेक्शन करते थे और मुझे आदत ही नहीं थी करेंसी रखने की। हम लोग बस मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कहीं भी गए खरीद लिया सामान, कहीं भी, मतलब आपको पर्स लेके चलने की जरूरत नहीं। आप 1 रुपए की चीज में, पहले तो ये भी होता था ना, हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया था, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 96 रुपए का सामान खरीदा या 92 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का नोट दे दिया, तो ये साले दुकानदार क्या करते थे, या 5-8 रुपए की टॉफी पकड़ा देते थे आपको। अब 8 टॉफी ले लें आप, अरे भाई नहीं खानी टॉफी हमें, तो नहीं, अब आप टॉफी ले लें, वो जबरदस्ती च्युइंगम चिपका देगा, कभी आपको टॉफी चिपका देगा। यार हैरान हो जाते थे हम लोग कि भाई पैसे वापस कर यार, अब वो लड़ाई झगड़ा करो वहां पे। ये छोड़िए, सिनेमा हॉल वाले भी टॉफी देने लगे थे। मतलब ये एक एक तरीके से माफिया बन गए थे कि आप सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाए, आप 500 का नोट पकड़ाएं, 20 रुपए बच गया तो 20 रुपए की टॉफी ले लीजिए आप। तो तो आपने अब फिर क्या टॉफी होता है वालों का बिजनेस तो खराब कर दिया ना, अच्छी भली उनकी टॉफियां बिक रही थी। हम तो, हमारी टॉफी तो उतर रही थी ना, हम जबरदस्ती टॉफी खाए जा रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है, अब किसको टॉफी बांटे जाके। 20 रुपए की टॉफी ले ली अब हमने। अब वो 20 रुपए की टॉफी हम एक बार हो गई, चलो किसी बच्चे को दे दी। अब वो टॉफी इकट्ठा होती जा रही है, पहाड़ लग रहा है टॉफी का घर में, हैरान हो रहे हैं हम।
कहीं चेंज हो तो हम चेंज नहीं निकाल पाते हैं, ऑटो वाले को चेंज नहीं दे सकते, ऑटो वाला तो छोटे छोटे जो होते हैं बिजनेस वाले, उनको हम क्या जाके बोले कि भाई 20 रुपए हुआ, ये लो टॉफी पकड़ लो। भाई हमारे पास 20 रुपए नहीं है, क्योंकि हम तो 20 रुपए लेने वहां से थे, वो टॉफी ले आए हम। अब ऑटो वाले को हम टॉफी पकड़ाए तो वो अलग हमें अब गाली तो दे। फनी। तो अब क्या हाँ होता है कि आज की डेट में आपका मान लीजिए 96 रुपए का बिल, आपको कुछ नहीं है कि नोट में खुला है कि नहीं, आपने स्कैन किया, अमाउंट भरा, खत्म, चले गए। हाँ, तो इजी बहुत है। ये फर्क पड़ा है। तो ये 2000 रुपए का जो इन्होंने किया वो यही है कि जो बड़े नोट इकट्ठे करके कुछ लोग ये कर रहे थे, वो इनको क्रिटिसिज्म शुरू में ही हुआ था कि रीमोनेटाइजेशन अच्छी चीज है, मगर 2000 रुपए का जो बड़ा बिल लाए थे वो अब करप्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये और भी अच्छा हो जाएगा, उससे सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो उसको भी कंट्रोल होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। और फिर गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन आप कर नहीं सकते हैं रियल एस्टेट में और ये सब में। तो इसके बहुत फायदे हैं इसमें, मैं तो इसका साथ में हूँ कि 2000 रुपए तक के बड़े नोट नहीं होने चाहिए, 500 रुपए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, 500 रुपए तक का बड़ा नोट चल जाएगा। आपके यहाँ पे सबसे बड़ा नोट कितनी वैल्यू का है? हमारी तरफ 500 का नोट कितनी बड़ी वैल्यू का है सर? अब तो 500 सबसे की बड़ा सबसे नोट बड़ा कितने जो का है वो है वैसे? सर सबसे बड़ा नोट तो हमारे हमारे यहाँ पर 5,000 का है, लेकिन वो भी सुनने में आ रहा था कि बंद हो रहा है। शैला जी, आपने ये ऐसी खबर सुनी थी कि पाकिस्तान में 5,000 का नोट बंद हो रहा है? मैंने सुनी नहीं, थी। मुझे लगता है पाकिस्तान में इस साल 20,000 का नोट छपेगा, ज्यादा करप्शन हो। वो कहते हैं एक बारी रोला मुकाओ बस। अच्छा शैला जी, आपने सही है वो। सुना ही होगा कि 75 का नोट आया है हमारे यहाँ पर, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। नहीं, वो आया नहीं था, वो बच्चों को जश्न आजादी मुबारक कहने के लिए छपे थे थोड़े से, कि आपको 75वीं आजादी मुबारक हो, और उसके बाद वो खत्म हो गए थे, वो लोगों ने अपने घर फ्रेम करा के लटका लिए हैं। आपको लग रहा है कि 75वीं आजादी, जिस तरह थोड़े से नोट छपे, आपको लग रहा है आजादी मिली थी? वो लोग, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। देखिए, हमें लगता है बिल्कुल, मेरे पास आईडी कार्ड पे पाकिस्तान लिखा हुआ, मैं कैसे मान लूं कि आजादी नहीं है। अब आगे आजादी के अंदर भी बड़ी टाइप है, अब उन टाइप्स पे ना जाए। पहले आपको पता है टोपी वाले पीछे यू नो, अब उसकी किस्मों पे नहीं जाते, फिर वो उसकी अंदर से बड़ी किस्में हैं, फिर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं उसमें। लेकिन आपने जैसे यूपीआई की बात की, तो जापान जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी यूपीआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जहाँ पे बड़े नोट की बात की, किसी मुल्क में जितना बड़ा नोट छपेगा, समझ लो कि आपका कबाड़ा होने वाला है। जितना बड़ा नोट छपेगा, आवाम उतनी गरीब होती चली जाएगी। और क्योंकि इंडिया में इलेक्शन भी आ रहे हैं, बहुत से लोग जितना मर्जी सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश कर ले, ये जो अंदर से ठगियां लगाने वाले लोग होते हैं, ये बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, ये फिर भी काफी ज्यादा पैसा बिना रजिस्टर किए घर की तिजोरियों में होता है, और बड़े नोटों को सेव करना ज्यादा होता है। जैसे मैं रुपए रुपए के इतने बंडल लगा दूं, और वही बंडल में 2-2 हजार का लगा दूं, तो ज्यादा पैसा मेरा 2 हजार के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो उनका ये है। और उसके साथ साथ जब भी इंडिया में, ये मैंने देखा है कि जब आतंकी हमले बढ़ने लगते हैं, तो वो अपनी करेंसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आतंकवादी हमला बगैर पैसों के नहीं होता, ये पैसा उनको अच्छा खासा मिलता है, तो भी वो आतंक मचाते हैं। इसी वजह से भी बड़ी करेंसी को वो खत्म कर रहे हैं। या अंदर की खबर ये होगी कि लोगों ने ये भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा भाई ले आओ। और वो सियासी पार्टी जिन्होंने अपने घर के अंदर छतों में पैसा भरा हुआ है ना, अब वो जाएंगे लेके बैंकों के अंदर, किसी फॉर्म में अपने नौकर को देंगे, जैसे तैसे करके, मतलब मुश्किल तो डाली है ना। और साथ साथ लोगों का जो ये ट्रस्ट होता है ना कि हम पैसा सेव कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। अब वो कहे यार बैंक में रखो, सरकार का जब मूड बदलता है जो सा मर्जी नोट बंद करे, पहले देखा था कितनी मुश्किल से चेंज कराए थे। तो अब वो लोगों को बैंकों की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये अच्छी चीज है, सरकार को पता होना चाहिए हमारे मुल्क में कितना पैसा है और लोगों के पास इसका जरिया क्या है। तो ये अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ लोगों को बैंकों पे ट्रस्ट नहीं, कहते बैंक सुबह जाओ तो बैंक ही ना खुले, पैसा कौन देगा आपको। अच्छा, अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वार्न किया है चाइना को लद्दाख स्टैंड ऑफ पर G20 मीटिंग अटेंड करने हुए। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? चाइना को वार्न भी है, और क्या कहेंगे? जब भारत का एक दुर्भाग्य ये है, रिबाहा जी और शाला जी, हालांकि आप दोनों लोग को देख के तो मेरा जो उम्मीद है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है कि भारत डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी का मतलब देखिए एक आइडिया है कि इंसान इक्वल होता है, मर्द औरत समान होते हैं और जात पात धर्म ये सब चीजें इंसान का पर्सनल मैटर है। इनसे वो अपने कंडक्ट को तो कर सकता है गवर्न, लेकिन समाज को वो ऐसे नहीं देखेगा। तो एक डेमोक्रेसी एक फ्री सोसाइटी की इंसान है तो हमें जी लेने दो, अपने हिसाब से हमारी जिंदगी जी लेने दो, जो हम सोचते हैं वैसे जी लेने दो। वरना कोई आपको ये बताएगा कि तुम लड़की हो तो बुर्का पहन के घर में बैठ जाओ, तुम लड़की हो तो या कास्ट के नाम पे तुम ये इस वाले से शादी नहीं कर सकती हो, लड़की हो तो खाना बनाओ, ये सब टाइप की चीज, तुम छोटी कास्ट के हो तो यहाँ पे पूजे में मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते, या इस टाइप की जो घटिया चीजें फीलिंग्स है लोगों के अंदर, या जो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, डेमोक्रेसी इन सबसे इंसान को छुट्टी दिलाता है। डेमोक्रेसी इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंट बनाता है। देखिए रिलीजन कम्युनिटी का, जैसे मुसलमान इंडिविजुअलिटी का नाम नहीं होगा, मुसलमान हमेशा एक कम्युनिटी का नाम होगा। उस कम्युनिटी में अगर आप इस्लाम के नाम, धर्म के नाम पे आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म रहना चाहिए। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स का आता है ना कॉन्सेप्ट, तो वो इंडिविजुअल की बात करता है कि वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। रिबा इंपॉर्टेंट है, शैला इंपॉर्टेंट है, अभिषेक इंपॉर्टेंट है। हम सब अपनी जिंदगी को फ्रीली जी सके, अपने हिसाब से जी सके, क्योंकि आपको ना कोई भी अगर जैसे हमारे यहाँ जात पात के नाम पे कोई बता रहा है कि भाई इसमें जाति में वो न करो, वो बेसिकली अपनी फीलिंग आपको जात पात के नाम पे बता रहा होता है। समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से कोई आपको जब रिलीजन का चूरन बचा रहा होता है तो वो अपनी फीलिंग जो है ना आपको रिलीजन के नाम पे चटा रहा होता है, जी वो जी आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो फ्री सोसाइटी एक ड्रीम है जहां पे कि हम पैदा हुए हैं, 70-80 साल में मर जाएंगे। जो इच्छा है अपनी आप अपनी जिंदगी से भरपूर पाने की, आप हैं एक अच्छी सक्सेसफुल यूट्यूबर है, शैला जी हैं एक अच्छी सक्सेसफुल यूट्यूबर है, कमेंटेटर है, एनालिस्ट है। आप दोनों लोग जो है वो रोल मॉडल है लड़कियों के लिए, रोल मॉडल है आप दोनों लोग। आप तो सेल्फ मेड हो, इस समाज में उठ खड़ी हुई हो जहाँ पे कि लड़कियों को आगे नहीं आने देना चाहते। सही कह आप रहे हैं एग्जैक्ट मैं जानता हूँ कि शाला जी ने इतनी एडवर्स, वो एक समय बुरके में आती जाती थी कॉलेज, इतना उनका करेज, इतनी थॉट प्रोसेस को इतने बड़े पटल पे रखना, इतनी बेबाकी से रखना, ये बहुत, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शैला जी कर रही हैं आने वाली लड़कियों के लिए। आप हो गई रिबाज जी, कितना कुछ आपने फेस किया समाज में, उसके बाद भी आप अपने काम को आगे कर रही हैं। आज आज आप सिर्फ अपनी बात नहीं करती, आप दो कम्युनिटियों को, दो देशों को भी साथ में ला रही हैं, अपने घर के भी देखभाल कर रही है। मुझे पता है कि आपके पिताजी की किडनी फेल हो गई है और आपको कितना परेशानी झेलना पड़ता है। शैला जी को मुझे पता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सब बोलने के लिए उनके ऊपर क्या क्या बीतती है आप लोगों के ऊपर, फिर भी आप कर रहे हैं ना। ये आप क्या लड़की है तो ये आप लड़की कर सकती है ये, तो किसी भी इंसान को लड़का लड़की में मत बांटो, एक इंसान को इंसान रहने दो। एक सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, एक जेंडर की आइडेंटिटी होती है, तो आप सेक्स वाइज मेन और वुमेन में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर जेंडर में मेन और वुमेन सेम है। क्या दिक्कत है भाई, मेन और वुमेन दोनों की क्या आप दिमागी रूप से, एनीवेज मेरा मानना है कि मर्द और औरत में कोई नहीं है, दोनों आधे आधे, आधा मर्द है इंसानियत का, आधी औरत है इंसानियत, न कोई कमतर है ना कोई ज्यादातर है। तो ये जो मोदी, जो इंडिया का दुर्भाग्य ये है ना कि हम फ्री सोसाइटी के वो मतलब कह लें समर्थक हैं, और हम घिरे हुए हैं उस समाज से जो फ्री सोसाइटी में विश्वास नहीं रखता। अनफॉर्चुनेटली उसमें आप भी शामिल हैं और चाइना भी शामिल है। ये क्लोज सोसाइटीज हैं। ये एक नैरेटिव को, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नैरेटिव को, चाइना जो है वो कम्युनिस्ट नैरेटिव को वो सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिस्कशन डिबेट में यकीन ही नहीं करते। एक ही थ्योरी सही है, बाकी सब थ्योरी गलत है। ये उनकी पोजीशन है। चाइना का पोजीशन ये है कि 3000 साल पहले कोई चाइनीज अगर घूमते घूमते किसी कंट्री में एक दिन भैया चला गया, वहां वो 2 दिन सो गया तो अब वो चाइनीज टेरिटरी हो गई। तो मतलब कभी सारी टेरिटरी चाइना की है, बाकी देश की कोई टेरिटरी है नहीं है। तो ये उनका यही है कोई 3000 साल पुराना मैप है, वो मैप को लाके दिखा देंगे, ये मैप में देखिए हमारा यहाँ पे एक आदमी आया हुआ था, वो आपके यहाँ गया था। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं किस दिन वो कह दें कि बनारस भी चाइना के किसी चिंगचोंग प्रोविंस का ही पार्ट था, वो भी ले जाए भैया। हम सो के उठे तो इंडियन, अरे सो रहे हो तो इंडियन, उठे तो पता चला भाई चाइनीज हो गए, आज से हमारी जो कैपिटल है बीजिंग है। ये चाइना की पॉलिसी है।
तो वो लद्दाख भी उनका है। लद्दाख वाले कह रहे हैं हम तुम्हारे नहीं है। नेहरू जी ने इतनी ब्लंडर की थी कि तिब्बत कहता था हम इंडिया के पार्ट बनना चाहते हैं। तिब्बत कहता था हम इंडिया के पार्ट। आपको शायद नहीं पता, तिब्बत में जो लिपि यूज होती है ना, देवनागरी यूज होती है। जो दलाई लामा है ना, वो कहते हैं भारत हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि बुद्धिज्म देने वाला दुनिया को भारत है। तो इसलिए वो चाइना को बर्दाश्त नहीं होता। तो चाइना जो है वो इंडिया को हमेशा एक बैड लाइट में दिखाता है। वो उसका रीजन ये है कि चाइना अगर ये दिखा दे कि इंडिया डेमोक्रेसी के साथ, एकदम फ्रीडम के साथ, इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम के साथ तरक्की कर रहा है, तो फिर उनके लोग उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ये फ्रीडम क्यों नहीं दी जा रही है, हमें क्यों एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जिंदा रखा जा रहा है। इसलिए वो हमेशा इंडिया को डिमोनाइज करते हैं। इसलिए वो इंडिया की टेरिटरी पे हमेशा अपना ये बताते हैं कि लद्दाख भी हमारा है, अरुणाचल भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है, सब कुछ उनका ही है। हम बता तो रहे हैं, एक दिन गाजियाबाद का नाम जो है वो शंघाई बात कर देंगे, वो उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा, भैया हम चाइनीज बन जाएंगे। ये तो उनकी हालचाल है। आपने भी और हमारी मदद की हुई है कि कश्मीर कश्मीर आप इंडिया के कश्मीर के लिए आप सारा दिन दुबले हुए जा रहे हैं, रिवाज जी को छोड़ के सारा पाकिस्तान दुबला हुआ जा रहा है। लेकिन आप ये देख लें कि भाई आप चाइना, ये जो कश्मीर की जो टेरिटरी है वो आपने दे रखी है चाइना को। इतना आप अपनी टेरिटरी कश्मीर को मानते हैं, तो आप चाइना को कैसे दे दिया कश्मीर आपने? आपने भी तो हमारी जिंदगी, शाहरग आपकी कश्मीर है, मगर आपने हमारी पकड़ ली है, यहाँ से जीने ही नहीं देना भैया। तो इंडिया, इसलिए उन्होंने उन्होंने कश्मीर, उन्होंने यही कहा है तिब्बत लद्दाख के ऊपर, मोदी जी ने, कि भाई ऐसा है कि ये आपका नॉनसेंस नहीं चलेगा। यदि आप मिलिट्री मिस एडवेंचर करेंगे तो आपको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और करारा जवाब दिया जाएगा। शायला जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि मोदी जी ने चाइना को बड़े स्ट्रेट अवे जो है मैसेज दिया है, वार्न किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ज़रूरी भी था, एक वक़्त था कि इंडिया हमेशा ये सब चीज़ें ना सुनता था और इग्नोर कर देता था। शायद उनको ये था कि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है, और इंडिया की मैं अक्सर बात करती हूँ, उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं, वो मुनासिब वक़्त पे ही जवाब देते हैं। आजकल लोग कहते हैं इंडिया के अंदर बड़ा एग्रेशन किस्म का आ गया। आना चाहिए भाई, जिसके हाथ में ताकत है, जो सब कुछ कर सकता है, वो आपको शट अप कॉल भी दे सकता है। और पहले जब हम बात करते थे या कोई यूनाइटेड नेशन करता था, कोई भी करता था, तो इंडिया उसके एक्सप्लेनेशन में लग जाता था। अब एकदम से पॉलिसी चेंज हो गई है, इंडिया कहते हैं हु आर यू, कौन हो तुम लोग, तो क्या तुम लोग कश्मीरी हो, क्या तुम इंडियंस हो, तो कश्मीर हमसे है और हम कश्मीर से हैं, तो बात खत्म हो जाती। किसी तीसरे की इंटरफेरेंस वो करते ही नहीं है, दैट्स इट। मतलब सबको शट यूएन करता है, उसके भी मुंह पे टका के जूता फेंक दिया जाता है, कोई भी इधर उधर का करता है। और इसको जो बेसिकली जो सपोर्ट मिली है ना इनको, वो कश्मीर वैली के अंदर आम भारतीयों की इंटरेस्ट से ही सपोर्ट मिली है। पहले कोई जाता नहीं था, कोई भी कैसा भी नैरेटिव बना देता था, उसको वैसे ही मीडिया पब्लिश कर देता था, बगैर हकायक और सच्चाई जाने बगैर। लेकिन अगर ऐसा ही जुल्म होता, तो आज कश्मीर में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो 70-70 साल जिनकी एज हो गई, जो इंजीनियर्स हैं, तो अगर कश्मीर में इतना जुल्म था, तो ये क्या गारों में पड़ गए हैं? यूनिवर्सिटीज, हर चीज वहां पर ओपन थी, तो ये फेक स्टेटमेंट था। और हमेशा पूरी दुनिया के पास कश्मीर के अलावा, इंडिया को पे अटैक करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान जी, भारत के साथ कोई मसला नहीं, कश्मीर का मसला है, ठीक हो गया। यूएन, भारत को के अंदर तो ये जो है माइनॉरिटीज की कश्मीर के अंदर खिलाफ वर्जी हो रही है, भारत सुन लेता, ठीक है। चाइना भी, मतलब आपको इंडिया में सिर्फ कश्मीर दिखता है, इसके अलावा आपको और कोई चीज नहीं दिखती है। तो ये भी एक एजेंडा होता है, और मैं ये कहूंगी प्रोपेगेंडा भी होता है। ये मतलब ना तो कोई भी कश्मीर का सगा नहीं है, और ये बहुत अच्छा हुआ कश्मीरियों के हक के लिए कि भारत ने ये आर्टिकल हटा के सब लोगों को अलाउ किया कि आओ यहाँ पर पैसा फेंको, पैसा आएगा, बिजनेस आएगा, और जहां पर बिजनेस होता है आवाम खुद ही खींची चली आती है उस तरफ, ठीक है। तो ये भला हो कश्मीरियों का कि वो इस नर्क से आज़ाद हो गए, और अब जैसे मर्जी जिए, कश्मीर में कोई आए, कोई कश्मीर से बाहर जाए। और हम कौन होते हैं, चाइना कौन होता है, या यूएन कौन होता है, ये इंडिया। और आजकल आपको पता है कंट्रीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी हैं कि वो अपना 1 इंच ना दें किसी को, कश्मीर तो बहुत बड़ी बात है, 1 इंच ना दें। तो ये कहते हैं ना, वो हमारे अक्सर पश्तो में एक मुहावरा है, मैं उर्दू में बोलूंगी, शायद मैं सही बोलूं, कि ठंडे दूध को फूंके ना दो। अब मुझे नहीं पता उर्दू में क्या उसको कहते हैं, मतलब ऐसा ही है कुछ के, मतलब जो काम सूट नहीं करता उसको क्यों कर रहे हो। तो मैं चाइना को भी ये कहूंगी, स्पेशली अपने पाकिस्तानियों को भी ये कहूंगी, कि जब आपको पता चल गया कि कश्मीरियों ने तिरंगा जिस दिन लहरा दिया था, उसी दिन आपको निकल जाना चाहिए था वहां से, कि बस एंड हो गया, विक्ट्री होगी इंडिया की, अब चलो, क्योंकि जंग में सिर्फ एक बंदा ही जीतता है और इंडिया जीत चुका है।
हमें अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए। ये बातें आपने बिल्कुल ठीक की हैं। और अभिषेक सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। शैला जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि थैंक यू आपको जब रिबा, हम थैंक बुलाते हैं तो आप इज़्ज़त रख के आ जाती हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली को आपका बहुत इंतज़ार यू, होता है। बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपकी सपोर्ट में कमेंट आते हैं, इसलिए जो है बार-बार आपको बुलाने को दिल करता है और आप आ जाती हैं, ये आपका बड़ापन है। और अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी जो है हमारे प्रोग्राम में जो है वो आ जाते हैं और आप मतलब अपना कीमती वक़्त हमारे लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए निकालते हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे सेगमेंट को एंड तक हमारे साथ देखा और हमें दें इजाज़त। और जाने से पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चाहते हैं कि इस तरह की डिबेट जारी रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।